राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, राइटर डायरेक्टर गुरबीर सिंह ग्रेवाल। गुरबीर ग्रेवाल 12 अक्टूबर 1952 को दिल्ली में जन्मे गुरबीर ग्रेवाल फिल्में और टेलीविज़न कार्यक्रम बनाते हैं। तुसी होर कुछ लाओगे, चाय वगैरह? नहीं जी, बस थैंक यू। अरे सुसरे होपलेस, मन ने तेरे लिए इतना रिस्क लिया, वो भी वर्दी में। तू कुछ बोलिया क्यों नहीं? की बोलता है, मैं बोली जाता। पर एक बात कहूँ, तेरी गैल एक ना एक दिन फंसागी जरूर। ये हरियाणा के छोरे की आत्मा की आवाज है। हाँ, शर्मागा मेरे शर्मिले टैगोर। मट्ठियाँ खा। पुणे के फिल्म और टेलीविज़न संस्थान से साउंड डिज़ाइन पढ़कर निकले गुरबीर ग्रेवाल ने थोड़ा समय इसरो में नौकरी की और फिल्म्स डिवीज़न में बतौर डायरेक्टर भी कार्यरत रहे। दूरदर्शन के लिए उनका निर्देशित धारावाहिक नीम का पेड़ आज भी याद किया जाता है। बजरंगी भैया, क्या होता है रे? एक तो पेड़ लगाए थे। मैं से पूछे रहे हो? ये तो नीम है भैया। अरे नीम हुए चाहे पाकड़, कम से कम तो का पूछ तो देख रहा है। दूरदर्शन के लिए उनके बनाए धारावाहिक और टेलीफिल्में बड़े शौक से देखी और सराही जाती हैं। गुरबीर ग्रेवाल ने हिंदी के अलावा पंजाबी और अंग्रेजी के लिए भी टेलीविजन के प्रोग्राम बनाए हैं। हेलो जी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर, माय कजिन। व्हाट? सर, तबीयत ठीक नहीं सर। किसकी तबीयत खराब है? और आप डॉक्टर को फोन कीजिए। सर, डॉक्टर बोला सीईओ को बुलाओ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कौन बोल रहे हैं आप? क्यों है भैन जी, ये सब किवें हो गया जी? ओ डैडी जी, अंकल जी ना हाईवे ते गड्डी जा रहे ਸੀਗੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਏ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੱਸ, ਆ ਉਮਰ ਭਲਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ जरा डॉक्टर ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। फीचर और शॉर्ट फिल्मों के साथ साथ गुरबीर ग्रेवाल प्रशिक्षण और मोटिवेशन के काम में भी सक्रिय रहते हैं। गुरबीर ग्रेवाल को अपने इन रचनात्मक कार्यों के लिए समय समय पर सम्मानित भी किया गया है। इन दिनों गुरबीर ग्रेवाल कनाडा में रहते हुए अपनी ताज़ा फीचर फिल्म पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरबीर जी। शुक्रिया, और प्रोग्राम देखने वालों को मेरा नमस्कार, आदाब। हमको बताइए गुरबीर जी, मेरा ख्याल है कि हम इस गुफ्तगू सीरीज़ में शायद पहले कोई मेहमान आप हैं जो दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और लंबे समय से बनाते हैं। तो हम जानते हैं आपको कि आपने नीम का पेड़ जैसा एक ऐतिहासिक सीरियल बनाया और लगातार आप दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं और बना रहे हैं। ये जो दूरदर्शन के साथ प्रोग्राम बनाना आपने शुरू किया, उससे पहले का सफ़र क्या है, इसको थोड़ा कुछ ब्रॉड स्ट्रोक्स में हमको बताइए। इरफान जी, सबसे पहले जब मैं FTI से पास आउट हुआ तो 3 साल मैंने जॉब की इसरो में, अहमदाबाद में। तो वहाँ पे एक माहौल, काफ़ी खुला माहौल था कि काम की काफ़ी फ्रीडम थी और नया नया उसका अमेरिकन इन्फ्लुएंस था उस संस्था पर। प्रोफेसर यशपाल उसके हेड थे जी। तो खुले माहौल में बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। हालांकि मैंने साउंड डिज़ाइनिंग में कोर्स किया था FTI से, लेकिन वो कहते हैं ना, एक जुनून था फिल्म डायरेक्शन का। तो वहाँ मुझे मौका मिला एक आधे घंटे की फिल्म बनाने का। दैट वाज माय। इसरो का नाम आया तो मुझे याद आया कि शायद कमल स्वरूप ने भी इसरो के साथ कुछ काम किया। कमल स्वरूप भी थे वहाँ, केतन मेहता भी थे, और भी FTI के बहुत से लोग उस वक्त फ्रेशर जो पास आउट होके आते थे वो इसरो ज्वाइन करते थे, और कमल स्वरूप वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम। तो फिर आपने इसरो में काम किया? जी। उसके बाद फिर मैं
यूपीएससी के थ्रू फिल्म्स डिवीज़न में आया। फिल्म्स डिवीज़न से कुछ वक्त में सीसीआरटी चला गया, एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से फिर यूपीएससी के थ्रू ही एज डायरेक्टर मैं फिल्म्स डिवीज़न में आया। और मैं ये कहूँगा तब जाके मेरा वो जो एक ख्वाब था डायरेक्शन का, वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। ये जो डायरेक्शन का ख्वाब है जी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि जब हमने कहा ब्रॉड स्ट्रोक्स तो आपने कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड स्ट्रोक्स में आप सीधे एफटीआई पहुंच गए। हमको बताइए कि एफटीआई जाने की प्रेरणाएं, और जैसा कि आपने ख्वाब की बात कही, ये क्या सफ़र है कि आप शायद दिल्ली में ही पैदा हुए? मैं दिल्ली की पैदाइश है मेरी, मैं यहीं पढ़ा एयरफोर्स स्कूल में, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी की, और स्कूल से ही भागकर फिल्में देखने का शौक़ था। आज मैं आपके सामने कन्फेस कर रहा हूँ, उस वक्त तो हमारे वालिदैन को पता नहीं था भाई ये काम भी ये किया करते हैं। बहरहाल अब मेरी बहनों को, मेरी वाइफ को, उनसे तो ये शेयर कर चुका हूँ, मैं स्कूल से भागा करता था फिल्म देखने के लिए, क्योंकि फ़िल्म का जुनून था। और फिल्म देख के आके वो फिल्म जहन में काफ़ी रात भर घूमा करती थी, फिर यूँ लगता था कि मैं भी कभी अपनी फ़िल्म बनाऊँगा। तो वो अब इसको जाके फ़िल्मी कीड़ा वहाँ से स्कूल के वक्त ही दाखिल हो गया था। अब मैं तो जाना चाहता था कि 10th के बाद ही या कहीं से निकला जाए उसमें, बट देन माय फादर ही वाज माय गाइड, ही सेड कि आप पढ़ लीजिए, एंड इवन माय मदर वाज वेरी कीन कि आई शुड बी अ ग्रेजुएट फर्स्ट, इससे पहले कि मैं कुछ। लेकिन उसका फ़ायदा हुआ कि बाद में एफटीआई की एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर गया। लेकिन कुछ कुदरत का मैं कहूँगा आशीर्वाद रहा, या कुछ भी कहिए, कि हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी क्लियर होती गई, और इस तरह से मेरी एफटीआई में सिलेक्शन हुई। लेकिन एक फ़िल्मी संगीत का और एक फ़िल्मों का जो जुनून था वो बचपन से ही मेरे साथ, क्योंकि गाने लगा कर पढ़ना, मैथमेटिक्स करना, बिना उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। लोग हैरान होते थे, यार इधर आपका संगीत चल रहा है और इधर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लेकिन चलता ही वैसे था मेरा। आपके पिता क्या करते रहे? उनका वैसे वो पहले देखिए, ही केम फ्रॉम, हमारे ऑफ कोर्स पैदाइश से काफ़ी पहले पाकिस्तान से आए थे उस वक्त जब विभाजन हुआ देश का। तो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना बिज़नेस किया। ही वॉज इनटू कोल बिज़नेस। और हैरानी की बात है कि बीएससी एग्रीकल्चर थे, सरकारी जॉब वहाँ पे छोड़ कर आए, यहाँ पे आके कहते सरकारी जॉब नहीं करूँगा, अपना मैं बिज़नेस करूँगा, और करते रहे। लेकिन वो बिज़नेस के लिए कटआउट नहीं थे, कि बहुत लोगों ने फ़ायदे उठाए उनके, लेकिन ही वॉज ए सेंटली सोल। तो हंस गए, वो करते रहे कि ठीक है, जो जिसका है ले जाने दो। बट ही वॉज ए ये कहूँगा कि मेरी कभी पिटाई नहीं हुई उनसे, और मुझे इनकरेज किया उन्होंने। जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर पेरेंट्स की सपोर्ट मिले कि जो कोई कुछ करना चाहता है उसमें, तो लाइफ बिकम्स मच ईजियर। अच्छा, वो आपको बनाना क्या चाहते थे आपके? उन्होंने कभी इस चीज़ का वो नहीं, उन्होंने हमेशा ये पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो करो। बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज ए बहुत अच्छी उर्दू की पोइट्री लिखते रहे हैं, काफ़ी उनका मेरे पास रखा है सामान, जो कि मैं पब्लिश कराऊंगा, लगा हूँ इस कोशिश में पिछले 4-5 साल से। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक माइंड था उनका। अच्छा, तो जब आप एफटीआई आए, जैसा कि आपने बताया कि एफटीआई से आपने साउंड डिज़ाइनिंग में पढ़ाई की, साउंड इंजीनियरिंग, साउंड डिज़ाइनिंग जी, तो उस वक्त और आपके साथ कौन लोग जो दूसरे कोई डायरेक्शन में, एक्टिंग में, वो कौन कौन आपके बैचमेट्स कौन से थे? बैचमेट्स हमारे रहे हैं, जैसे नसीर हमारे साथ थे, नसीरुद्दीन शाह, मिठुन चक्रवर्ती, रमा वेज, एक साल आगे पीछे में रामेश्वरी, फिर आप इधर डायरेक्शन में केतन मेहता, प्रकाश झा, तो ये सब लोग हम इकट्ठे ही थे उस वक्त। अच्छा, हम देखते हैं कि चूँकि एफटीआई की पढ़ाई के दौर में आपको दुनिया भर का ऐसा सिनेमा देखने को मिलता है जो आपके बचपन या कॉलेज के ज़मानों तक देखे हुए सिनेमा से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल, जो आपको पढ़ाया जाता है। और एक तरीक़ा हो सकता है कि आप
उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ना लें और सिर्फ एक उसका जो फंक्शनल पार्ट है उसको सीख कर अपना करियर परसू करने के लिए बाहर निकल आएँ। लेकिन आमतौर पर यही होता है कि जिन फिल्मों को आप देखते हैं उनका असर आपके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। तो ख़ुद जिस तरह की फ़िल्में बनाने का सपना लेकर आप सीखने वहाँ पहुँचे थे, इन 3 वर्षों की पढ़ाई ने आपके अंदर कोई बदलाव पैदा किया? आपने बहुत सही कहा कि जो फिल्में वहाँ पे इंटरनेशनल सिनेमा जो दिखाया जाता है, असल देखिए पढ़ाई तो एक चीज़ है कि आपको एक क्राफ्ट सिखाया जाता है, लेकिन सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो इंटरनेशनल सिनेमा देखकर होती है, उससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई और प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलता कि जिससे आप सीख सकें कि एक लिखे हुए टेक्स्ट को स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करके उसको कैसे विजुलाइज करना है। तो ये उन फिल्मों के ज़रिए ही हमें पता लगता है और अलग अलग डायरेक्टर्स का अलग अलग स्टाइल वहाँ पे स्टडी करने का मौका मिलता है। तो जिसका कि इम्पैक्ट मैं समझता हूँ आज तक हम पर है और कहीं ना कहीं हम उन फिल्मों से इंस्पिरेशन लेते हैं। जाने अनजाने में वैसे शॉट हमसे कंपोज हो जाते हैं क्योंकि जहन में वो विजुअल आपके हमेशा फिक्स रहे हैं। तो दैट्स ए बिग इम्पैक्ट कि वो सिनेमा एक ऐसा ख़जाना है कि जो आम शख्स को या बाकी इंस्टीट्यूट्स भी जो फिल्म के हैं वो शायद वो मुहैया नहीं करवा पाते। इसमें लेकिन एक चीज़ है जो शायद आपको भी इस पर गौर कर कर अच्छा लगेगा कि सिनेमा का जो स्केल है और टेलीविज़न जिसमें आपने मैक्सिमम काम किया, वहाँ पर साउंड का उतना स्कोप नहीं है। टेलीविज़न जिस तरह का एक छोटा मीडियम है, तो ऐसे में वो कौन सी फिल्में थीं इन 3 वर्षों में जैसी फिल्म आप कभी बनाने की सोचते होंगे लेकिन आज तक नहीं बना पाए? क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम टेलीविज़न में काम किया जो सिनेमा के फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है। जी, फिल्में देखिए मैंने थोड़ा बाद में बनाई हैं फिल्में, तो जिसमें कि साउंड पे काफ़ी काम करने का मैं 7 फीचर फिल्म्स बना चुका हूँ अभी तक। लेकिन आपने सही कहा कि टेलीविज़न में हमारे यहाँ पे साउंड को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जिस तरह से मैंने रवैया देखा लोगों का कि साउंड तो कर लो और कुछ ज़्यादा परवाह नहीं करते, पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक से भर दिया जाता है। जबकि आप अमेरिका वगैरह में या हॉलीवुड में देखेंगे, वहाँ टीवी सीरीज़ भी तकरीबन फिल्म के लेवल पे बनाए जाते हैं। उसी तरह से पूरी साउंड डिज़ाइनिंग की जाती है, उनकी साउंड इफ़ेक्ट्स पे काम किया जाता है, बैकग्राउंड स्कोर हर जगह नहीं बजाया जाता, जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पर, ताकि वो विजुअल को सपोर्ट करे। तो वो जो एक साउंड ट्रैक को भरने वाला काम, वो अनफॉर्चुनेटली या यूँ कहिए कि आजकल स्पीड इतनी हो गई कि डेली सोप्स की रोज़ आपको 23 मिनट का एपिसोड देना है, तो एक ये आपकी नेसेसिटी हो गई है भी किसी भी तरह इसको भर के कंप्लीट करके, क्योंकि रात को और एक बार चलना है, 2 बार चलना है, उसके बाद कौन देखने वाला है। तो एक ऐसा एटीट्यूड हो चुका है जो कि बहुत अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अब ये मजबूरी है, आप यूँ समझिए। लेकिन साउंड पे अगर काम कोई करना चाहे टीवी में भी, अब कुछ सीरीज़ में देख रहा हूँ ऑफ लेट जो नेट पे आ रही हैं वेब सीरीज़, तो उनमें बहुत अच्छा काम किया गया, काफ़ी हट कर, जो कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल से बिल्कुल अलग तरह का काम कर रहे हैं उसमें। अच्छा, हम वापस इस पे आते हैं कि आपने कहा कि FTI से निकलने के बाद आपने इसरो के लिए कुछ काम किया, उसके बाद आपने फिल्म डिवीज़न के लिए कुछ काम किया, फिर ये दूरदर्शन या टेलीविज़न प्रोडक्शन को अपना एक मेन एक्टिविटी का सेंटर बना लेने का संयोग कैसे बना? देखिए 3 साल मैंने बतौर डायरेक्टर काम किया फिल्म डिवीज़न में। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये बस यहाँ पे मेरी और ग्रोथ एज ए फिल्म मेकर नहीं हो पाएगी। तो बड़ा एक मुश्किल डिसीजन लिया मैंने, क्योंकि सीनियर क्लास 1 की पोस्ट से रिज़ाइन करना और फिर आके इंडिपेंडेंटली धक्के खाना, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो चांस मैंने लिया। घर में भी काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी अप्रीहेंशंस उसको लेके थी,
लेकिन मुझे यूँ लगा कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो वो चांस लेकर बाहर आया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे काम धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। तो पहला ही एक मैंने सीरियल बनाया था पंजाबी का, जो कि बहुत कामयाब हुआ उस वक्त। उसमें एक बहुत फेमस जो पंजाब की सिंगर हैं अमर नूरी, उनको इंट्रोड्यूस किया, जो कि बाद में काफ़ी पॉपुलर हुई। दैट वाज माय फर्स्ट। और सेकंड उसके साथ ही वो चल रहा था कि उसी के बीच में एक एजुकेशनल सीरियल यूनिसेफ का, जिसके राइटर थे सफदर हाशमी। तो सफदर से क्लोज एसोसिएशन होने के बाद अच्छी दोस्ती हो गई और घर आना जाना। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सफ़र बहुत छोटा रहा। 86 से शुरू होके 90 में ख़त्म हो गया सफदर के जाने से। तो लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हुआ कि सोच में भी मेरी बदलाव हुआ। सफदर और मैं तकरीबन हम उम्र थे, तो लेकिन मुझे लगा कि इस आदमी की सोच बहुत बड़ी है। हम थोड़ा सा अपने सेल्फिश सोच लेके चलने वाले थे, लेकिन उस शख्स की सोच का मुझ पे काफ़ी असर हुआ कि नहीं, ही वॉज सो मच कंसर्न्ड अबाउट द सोसाइटी। तो एक बदलाव सोच में आया, जिससे वो मेरे फिर राइटिंग में भी और सिनेमा में भी, आगे चल के टीवी सीरीज़ में भी उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। क्योंकि उन्हीं दिनों फिर जब नीम का पेड़ की शुरुआत हुई तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा उसी सोच के बहुत सीनियर, मतलब फादर फिगर थे हमारे, तो उनसे मिल के बहुत सीखा। नीम के पेड़ की शुरुआत कैसे हुई? ये बहुत अजीब सा, मतलब कि इत्तेफाक कहिए इसे आप, कि मेरे एक दोस्त प्रोड्यूसर को लेकर आए मेरे पास कि भाई ये डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं। 3-4 डायरेक्टर्स को डॉक्टर राही मासूम रज़ा से ले जाके मिला चुके हैं, लेकिन उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो आप, मैंने कहा यार इतने बड़े राइटर हैं, अब मुझ जैसे नाचीज़ को, जो कि 1-2 मैंने सीरियल किए थे उस वक्त तक, तो ले दे के मेरे पास वही पंजाबी का सीरियल था ए हो हमारा जीवना। तो उसके मैंने कुछ एपिसोड्स उनको, डायरेक्टर को, अपने प्रोड्यूसर को दे दिए मैंने कि आप उनको दिखा लीजिए, अगर उनको अच्छे लगते हैं और वो उनको लगता है। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उनका फ़ोन आता मुझे प्रोड्यूसर का कि अरे यार वो तो उन्होंने पास कर दिया, वो तो कह रहे कि लाओ यही डायरेक्टर मुझे चाहिए, कि ये तो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है और ये जो कहानी है बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो फिर राही साहब के पास मैं बॉम्बे गया, तो वहाँ से फिर उन्होंने बस, अब अजीब थे, मतलब कि एक बच्चे की तरह वो सामने बैठ जाते थे और फिर जो सवाल पूछना शुरू करते थे कि ये कहानी जो आपने बनाई है कैसे बनाई, क्या किया क्या नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपकी मदर टंग जो है पंजाबी है, लेकिन ये तो अवधी का इसमें काफ़ी ज़ोर रहेगा। तो मैंने कहा सर अवधी का मुझ पे कुछ, कहते ना कि हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है। बचपन से ही जो हमारे फादर का, जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस था, तो उनके पास जितनी लेबर आती थी वो यूपी से आते थे, इसी बेल्ट से, हरदोई, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद और यहीं से आते थे, आज़मगढ़। तो वो अवधी बोला करते थे और मैं तो तकरीबन उन्हीं लोगों की गोद में बड़ा हुआ। तो 24 घंटे उनकी अवधी मेरे कानों में पड़ती थी, तो अपने कंधों पे उठा के मुझे घुमाया करते थे वो। तो काफ़ी मुझे, मतलब अवधी, आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। तो मैंने कुछ उनसे बातचीत की अवधी में, अरे ये कैसे आती है? तो फिर मैंने सारा बताया अपनी बैकग्राउंड, कहते लो मज़ा आ गया। तो इस तरह से नीम का पेड़ की शुरुआत हुई। फिर हमारे एक दोस्त जो हैदराबाद में राही मासूम रज़ा पर एक सेंट्रिक एक प्ले बहुत बरसों से कर रहे हैं, मैं राही मासूम, ऐसा कुछ। तो उनकी बड़ी परेशानी थी, लंबे समय तक वो ये रिसर्च करते रहे कि ऐसा कोई आदमी जो मिला हो राही मासूम रज़ा से, वो बताए तो सही उनका कैसे उठते थे, बैठते थे, उनकी क्या आदतें थीं, क्या उनके मैनरिज्म क्या थे। आप तो चूँकि मिले उनसे, मैं तो तकरीबन 2-2.5 साल बहुत क्लोजली उनसे एसोसिएटेड,
शेड्यूल के बाद उनके पास जाते थे, घंटों उनसे मुलाकात होती थी। तो बड़ा अजीब अंदाज़ था उनका कि वो पान खाते रहते थे और एक तकिया रखा होता था, नीचे बैठते थे, उस पर टेढ़े होकर बैठ जाते थे। और अक्सर प्रोड्यूसर मेरे साथ जाते तो कहते आप जाइए, हमें क्रिएटिव बात करने दीजिए। तो मुझे बुरा भी लगता था कि भाई इनको क्यों भगा रहे हैं। कहते नहीं नहीं, इनका कोई काम नहीं, हम बात करेंगे। और बहुत ही जिसको कहते हैं ना सादगी के साथ लेकिन बेबाकी के साथ बात करते थे। वो कोई चीज़ का मतलब उनको वो नहीं था कि ये मुझे कहना नहीं कहना, जो जहन में आया उन्होंने उसी वक्त वो उसको कह देते थे। तो हमारे बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती थी उनके वहाँ पे, कि कोई साहब उनसे लिखवाना चाहते थे और वो नहीं लिखना चाहते थे। तो उनके बड़े बेटे थे, उनका भी नाम इरफान है, तो इरफान को बुलाया उन्होंने, कहा भाई वो तो मेरे पीछे पड़े हुए भाई लिखूं लिखूं। तो कहा आप मोटी सी एक रकम बता दीजिए कि इतना चार्ज करूंगा, भाग जाएंगे। तो खैर उनको फ़ोन आया तो उन्होंने, राही साहब ने कह दिया कि मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, लेकिन वो प्रोड्यूसर मान गए। तो इरफान को बोला, कह रहे भाई क्या करूँ, वो तो मान गए। कहते फिर लिखिए। तो बहुत मतलब कि सीधा सरल स्वभाव था उनका, बच्चों की तरह। कोई मतलब कि छल कपट नहीं था, जो महसूस करते थे वो कह देते थे। अच्छा, हमारे बहुत सारे ऐसे देखने वाले हैं जिनको अब शायद नीम का पेड़ उस तरह याद ना हो, हालांकि दूरदर्शन पर उसे बीच बीच में बार बार दिखाते भी हैं। क्या था उसमें जो आप लोग बना रहे थे, उसमें क्या बात कही जा रही थी? देखिए वो कहानी 1942 से शुरू होती है और वो स्पेशली जो आज़ादी से पहले का दौर था, क्या हालात थे। ख़ास वो जो बेल्ट दिखाई थी उन्होंने अवध की, कि उसमें ज़मींदारी टूट रही थी और आपसी रिश्तेदारियां भी, उधर से पाकिस्तान का वो था कि वहाँ जाना है यहाँ रहना। तो ये एक जो आप कह लीजिए कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी लोगों की, वो भी है। और वहाँ के लोगों में ये काफ़ी हो गया था कि यहाँ रहेंगे ठीक है या वहाँ जाएं क्या हो। तो उसमें कुछ दिखाया कैरेक्टर यहाँ से वहाँ चले गए, फिर वो पलट के आना भी चाहते हैं वापस। और किस तरह से एक जो मियाँ मुस्लिम का रोल जो ज़हीर साहब कर रहे थे, कि वो कैरेक्टर पहले पाकिस्तान की हिमायत में बड़े बड़े भाषण देते थे, जिन्ना टोपी लगा के रहते थे, लेकिन आज़ादी आने के बाद न तो वो पाकिस्तान गए, बस जिन्ना टोपी उतार के उन्होंने गांधी टोपी लगा ली, बदल गए। अब उनकी सियासत, वो सियासत छोड़ के यहाँ वाली सियासत शुरू हो गई। और ये वाकई हुआ है उस वक्त, उस दौर में, कि जो लोग नारा लगाया करते थे, दूसरों को अपरूट करके खुद नहीं गए। तो उस दौर को बहुत सेंसिटिव तरीके से उन्होंने, राही साहब ने लिखा, और हमने कोशिश की भी जितनी उनका जो लिखा है उससे उसके साथ हम जस्टिस करें, और लोगों ने पसंद किया। उसके बाद फिर जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड है 1970 तक, वो कहानी हम लेकर आए। फिर धीरे धीरे कैसे ही जो एक बुधई नाम का उनका असामी जिसे कहते हैं वो था, जिसको आप कहते हैं भी उन एक तरह से वो जो बेगार होते हैं उनकी बेगारी करता था। तो वो कैसे उसका बेटा हुआ, और वो बेटा फिर बाद में एमपी बन जाता है, फिर वो मियाँ मुस्लिम से एक एक करके बदले लेता है। लेकिन किस तरह से फिर करप्शन आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल जो अंडर प्रिविलेज था या बिल्कुल डिप्राइव्ड था, वो अब जब उसको पावर मिली तो वो किस तरह से बदला। तो ये सब ताना बाना जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बुना, क्योंकि राही साहब का इंतकाल हो गया था जब उन्होंने 24 एपिसोड लिखे थे। उसके बाद फिर इसको कंप्लीट किया था विलायत जाफरी साहब ने, जो कि ख़ुद दूरदर्शन से रिटायर्ड डीडीजी थे। पहले उन्होंने, क्योंकि ओरिजिनल 4 पेज की कहानी जाफरी साहब की थी, जो राही साहब को उन्होंने दी, उन्होंने डेवलप की। तो
खैर इंटीग्रिटी थी वो जाफरी साहब की। उन्होंने कहा जी मैं नहीं लिख सकता जब तक मैं दूरदर्शन से रिटायर नहीं होता। बट अब बाई चांस जब उनका इंतकाल हुआ राय साहब का तो रिटायर हो चुके थे, बाकी एपिसोड्स फिर इन्होंने पूरे किए। बट वो लिखने में बिल्कुल कॉन्टीन्यूटी उसी तरह बरकरार रखी। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नीम का पेड़। एंड आज भी लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसे सीरियल क्यों नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अब आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है, हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि चैनल्स कहते हैं कि अब कोई ऐसा सीरियल देखेगा नहीं। मेरा ये मानना कि कोई भी अच्छी कहानी किसी भी दौर की हो लोग देखते हैं। क्या पुरानी फिल्में पुराने दौर पे बनाई हुई आज की फिल्में लोग नहीं देखते? ज़रूर देखते हैं। लोग जानना चाहते हैं इतिहास को, हिस्ट्री को, या अपने जो सोशल चेंजेस हुए हैं हमारी सोसाइटी में इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुआ है। तो मैं समझता हूँ देखना चाहते हैं, लेकिन चैनल्स वो अब रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री का भी सीन बहुत चेंज हो चुका है। अब कॉरपोरेट्स आ चुके हैं बिजनेस में, तो हर चीज़ जो है बिकेगी, इससे ही वो कनेक्टेड है। और गांव की कहानी आपको टीवी पे अब नहीं देखने को मिलती। गांव कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता, टेलीविज़न में भी नहीं और फिल्मों में भी बहुत कम मिलेगा। कोई कोई फिल्म जैसे अब दंगल आई थी तो उसमें आपको गांव देखने को मिल जाता है, बट वो भी एक कैरेक्टर रिलेटेड फिल्म थी तो इसलिए आपको गांव देखने को मिल गया। लेकिन वैसे गांव की कहानी मेरे ख्याल से नहीं देखने को मिलती। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि लोग आज भी अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं अगर उन्हें देखने को मिले तो। तो अगर देखें कि नीम का पेड़ के बाद फिर धीरे धीरे करके, चाहे वो पंजाबी में हो या फिर हिंदी में, बहुत सा काम आप टेलीविज़न के लिए ही करते हुए आगे बढ़ते रहे। बीच में आपने कुछ फिल्में भी बनाई, अभी भी आप बना रहे हैं जी। इसमें इस बात से कि लोग गाँव का जीवन नहीं देखना चाहते, कोई टेलीविज़न चैनल या कोई एजेंसी ये कह सकती है कि हमारे पास कोई ये आइडिया ही नहीं लेकर आता? अब देखिए, इस चीज़ को तो मैं विद अथॉरिटी नहीं कह सकता कि आइडियाज़ तो ज़रूर लेकर जाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफ लेट देखें, पूरा क्रिटिकली एनालाइज करें जो जिस तरह का सॉफ्टवेयर टेलीविज़न पे चल रहा है, मैं सिर्फ दूरदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो पूरा सिनेरियो है टेलीविज़न इंडस्ट्री का, तो उसमें राइटर का रोल है कहाँ? एक वक्त था जबकि राइटर्स लाइक डॉक्टर राही मासूम रज़ा, मनोहर श्याम जोशी, गुलजार या और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स टीवी के लिए काम कर रहे थे, कमलेश्वर करना चाहते थे, एंड दे वर कीन टू डू। राइटर्स तो आज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, मौजूद हैं हमारे सोसाइटी में, लेकिन उन राइटर्स के काम को टेलीविज़न नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि सब कुछ जोड़ तोड़ का बन गया है। रोज़ कहानी को तोड़ा मरोड़ा जाता है कि इसको इस तरफ ले चलो। एक ग्रुप, अब मैं किसी पर्टिकुलर टीवी चैनल को मैं एक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सिस्टम बन चुका है कि क्रिएटिव टीम कहा जाता है। तो वैसे माहौल में न तो कोई डायरेक्टर, सेल्फ रिस्पेक्टिंग डायरेक्टर या राइटर काम कर सकता है। आए दिन डायरेक्टर बदलते रहते हैं, सीरीज़ चलती रहती है, तो किसका विज़न, कैसा विज़न, न राइटर है न डायरेक्टर एक है, तो वो कहानी क्या है वो बनाने वाले जानते हैं, या देखने वालों की तो टीआरपी है। लोग आखिर में थक कर कहते ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलिए छोड़िए, अब अगला नया शुरू हो गया, उसको देखना शुरू करते हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि किसी भी अच्छी कहानी का एक डेफिनेट स्टार्ट होता है और डेफिनेट एंड होता है, उसके बाद उसको खींचा जाए तो वो कहानी नहीं रहती। तो अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है टेलीविज़न में। एज ए डायरेक्टर आपको अपने आसपास, अपने साथ के और अपने पहले के लोग जो डायरेक्शन करते रहे, उनमें से कौन किसका काम ऐसा लगता है कि हम ऐसा हम भी करें? बहुत से, देखिए हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे बाद वाले भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एफटीआई के। हमारे साथ वाले जैसे प्रकाश झा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्में बनाई, पर्पसफुल फिल्म्स।
और मैं एडमायर करता हूँ उनके काम को। फिर राजकुमार हिरानी हैं, हमसे बात के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और भी डायरेक्टर्स मतलब कि उनका अच्छा है। हमारे साथ वाले चित्रार्थ सिंह ने 1-2 पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी बनाई थी। तो आई मस्ट से कि दे हैव डन रियली गुड जॉब। जैसे कि ये टेलीविज़न में बहुत सा टाइम लगता है आपका, अगर आपने एक सीरीज़ उठा ली तो कई साल आप उसमें फिर बिज़ी हो जाते हैं अगर देखा जाए। तो इस बीच में कोई फिल्म ऐसी जो डिमांड पर ना बनाई जाए, ख़ुद अपने मन से एक फ़िल्म बनाने की कोई सपना, कोई इच्छा है क्या आपकी? जी, इसी वजह करके मैंने इरफान जी लंबी सीरीज़ मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मुझे मिले, और ना मैं कर भी नहीं पाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 150 एपिसोड्स की 2 सीरीज़ की हैं कि वो डेली सोप है, 6 महीने में वो ख़त्म हो जाए, ताकि मैं उसमें इतना उलझा ना रहूं। और आगे मैं, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ जो मैंने बनाई थी 150 एपिसोड की तकरीबन, उनका राइटर मैं ही था। तो राइटिंग डायरेक्शन एक पलटन और दूसरी एक थी पंजाबी की थी, अखियाँ तो दूर जाए ना, तो वो डेली सोप था वो भी। तो ये एफ़र्ट रही है कि बहुत लंबी इन्वॉल्वमेंट ना, सालों की इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि फिर आप उसी के लायक रह जाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया पहले भी कि वैसे सीरीज़ में डायरेक्टर की कोई अहमियत नहीं है। आए दिन डायरेक्टर बदलते रहते हैं, एट ए टाइम 2-2 डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो विज़न न मालूम किसका, वो क्रिएटिव टीम का विज़न ही होता है उसमें। तो न डायरेक्टर का विज़न होता है, न राइटर का होता है। तो वैसा काम करने का कभी भी मुझे इंक्लिनेशन हुई नहीं, क्योंकि काम करके एंड ऑफ द डे अगर खुशी नहीं हो रही तो उस काम का फ़ायदा नहीं। लेकिन हाँ, फिल्म, अब मैं एक स्टोरी लेके 94 से घूम रहा था, क्योंकि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड गया था, तो कुछ वहाँ पे ऐसा एक शख्स से मुलाकात हुई, तो उसके साथ जो कुछ गुज़रा था उससे मैं इतना मुतासिर हुआ कि मुझे लगा कि इस पे कहानी बननी चाहिए। लेके घूमता रहा, प्रोड्यूसर नहीं मिला। आखिर में जाके 2004 में मेरी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर से। तो अनुराधा प्रसाद हैं वो, तो उन्होंने कहानी सुनी। वो कहती मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, आप पंजाबी में मैं प्रोड्यूस करूँगी। तो वहाँ मेरी पहली फिल्म मन्नत बनाई मैंने। जिमी शेरगिल, कुलराज रंधावा को इंट्रोड्यूस किया उसमें, और वो काफ़ी कामयाब रही फिल्म। आज भी उसका म्यूज़िक टॉप बस्टर आज भी है। तो वहाँ से मेरी फ़िल्मों की शुरुआत हुई। सो दैट वाज वेरी क्लोज टू मी। मेरी अपनी कहानी थी, अपना स्क्रीन प्ले था। तो उसके बाद 3 साल के गैप के बाद मैंने एक बनाई हिंदी फिल्म कॉफ़ी हाउस, आशुतोष राणा और साक्षी तनवर। तो वो भी प्रोड्यूसर मुझे यहीं नोएडा में मिले, तो उनके साथ बनाई। तो वो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। जो कुछ मैं कहना चाहता था और जो कुछ उस फिल्म में कहा गया, कहीं ना कहीं उसमें बैकड्रॉप में सफदर की कहानी भी थी, जिस तरह से उनको मारा गया था आखिर में। तो वो पार्ट मैंने उसमें रखा था कि सच बोलने वाले के साथ क्या हो सकता है। तो फिल्म का लिमिटेड रिलीज़ था, लेकिन कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पवेलियन में वो फिल्म स्क्रीन की गई। उसके बाद एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने की गलती मैंने की, क्योंकि एक कलाकार कभी बिजनेसमैन नहीं होता है। तो जो कंपनी साथ में एसोसिएटेड थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, बिना किसी वजह के वो जैसे कहते हैं ना भी, ठीक है आप बिल्डिंग पे चढ़ के छलांग मारिए, मैं आपको पकड़ लूँगा। हमें चढ़ा दिया, छलांग मारने को कह दिया, खुद पीछे हट गए। तो जाहिर है कि उसमें फिर बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फिर 1-2 फिल्में और अभी, जैसे कनाडा में मैंने क्रॉसओवर फिल्म इंग्लिश की बनाई है लास्ट ईयर 2018 में, और होपफुली जून या जुलाई इस साल उसका रिलीज़ है। एक पंजाबी फिल्म रेडी है रिलीज़ के लिए। तो कर रहा हूँ मैं, अब ज़्यादा फोकस फिल्मों पे कर रहा हूँ बनिस्बत टेलीविज़न के, क्योंकि फिल्म में कोई आपको उस तरह से इंटरफेरेंस नहीं है जो टेलीविज़न चैनल। दूरदर्शन को मैं आज भी इसीलिए अच्छा समझता हूँ कि दूरदर्शन में कोई आपको इंटरफियर नहीं करता।
आपको फुल फ्रीडम मिलती है कि ठीक है आप अपने तरीके से बनाइए, बाद में हम देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको बताएंगे, उसको आपको दुरुस्त करना होगा। तो दूरदर्शन के लिए भी एक साइंस फिक्शन है, छोटी सी सीरीज़ है 13 एपिसोड की बच्चों की, वो मैं कर रहा हूँ। अभी कर रहा हूँ। अच्छा, डीडी नेशनल के लिए। तो बस इसी तरह का मेरा काम है, क्योंकि दूरदर्शन को मैं इसलिए अहमियत देता रहा हूँ कि एक तो नेशनल ब्रॉडकास्टर है हमारा, दूसरा दूरदर्शन पर ही मेरा सबसे अच्छा काम, जैसे नीम का पेड़ मैं मानता हूँ, वो प्लेटफॉर्म दूरदर्शन ने ही मुझे दिया था, तो उस चीज़ को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तो दूरदर्शन से कभी भी अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा, कनाडा से आकर भी करूँगा। कनाडा की बात आई तो आपसे पूछूं कि आप कनाडा जाकर बस गए हैं, क्या है? जी, एक कह सकते हैं कि मैं वहाँ जाके बस गया हूँ, क्योंकि वहाँ भी मैं काम कर रहा हूँ, एक चैनल के साथ जुड़ा हूँ और फिल्मों पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत से भारतीय बसते हैं, वहाँ भी एक छोटा सा हिंदुस्तान बन चुका है, तो उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल है, अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि आप वतन से जितने मर्ज़ी दूर हो जाएं, कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चीज़ रहती है। तो अब एक हम वहाँ रह के ब्रिजिंग फिल्में जिसको कहते हैं, क्रॉस ओवर फिल्म्स, उस पे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ की टीवी इंडस्ट्री में मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं, क्योंकि जिन शर्तों पे मैं काम करना चाहूँगा कोई चैनल करेगी नहीं, और जिन शर्तों पे वो काम करवाते हैं मैं कर नहीं पाऊँगा। तो बेटर है कि ऐसी जगह में अपनी आप टेरिटरी ले जाइए कि आप अपने हिसाब का काम करें, फिर जिसको अच्छा लगे वो उसे ले, जिसको ना अच्छा लगे ना ले। तो फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी लगती है, वो लेते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं, चलती है। एंड ऑफ द डे जो है ऑडियंस सबसे बड़ी जज है, ऑडियंस उसको अप्रूव करती है, तो देन सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही है। तो कह सकते हैं कि जो आपकी क्रिएटिव क्वेस्ट है वो यहाँ पर जितनी पूरी हो सकती थी उसका एक सैचुरेशन पॉइंट शायद आ गया हो, और कनाडा में आपके लिए एक नए एवेन्यूज़ खुल रहे हों, ये वजह हो आपकी कनाडा जाने की? आप कह सकते कि नई टेरिटरी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ की टीवी इंडस्ट्री में मुझे लग नहीं पा रहा कि मैं कुछ कर पाऊँगा सिवाय दूरदर्शन के, लेकिन दूरदर्शन की भी अपनी लिमिटेशंस है, कोई सारा काम मुझे ही थोड़ी मिलेगा, बहुत से लोग हैं काम करने वाले, और कुछ सरकारी तंत्र होने की वजह से रफ्तार धीमी होती है, बहुत कुछ चलता है। तो अब वहाँ पे एक नई टेरिटरी है, वहाँ पे अभी बहुत सारा काम किया जा सकता है, नए नए सब्जेक्ट्स वहाँ पे वहाँ के इंडियन डायस्पोरा को लेके डेवलप किए जा सकते हैं। तो कोशिश यही कि वहाँ पे कुछ ऐसा करके लाएं जो कि यहाँ के लोग देखें और दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया जाए। फिल्में ऐसी कि कुछ शूटिंग यहाँ पर हो, कुछ कनाडा में हो, और दोनों, मतलब हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है कि जहाँ मर्जी हिंदुस्तानी रहें, तो मुल्क तो अपने पास रहता ही है। अच्छा, ये बताइए, हमारे दर्शक ये भी शायद जानना चाहेंगे कि ये जो आपने चाहे पंजाबी के लिए कंटेंट क्रिएट किया या हिंदी टेलीविज़न के लिए, इसके लिए आपने शूटिंग लोकेल वगैरह कौन से रखे होंगे? क्योंकि दिल्ली में जो बातचीत हम लोग इस वक्त यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, कहा जाता है कि फ़िक्शन के लिए कोई बहुत ऐसी ज़रख़ेज़ जगह नहीं है कि अगर आप एक्टर हैं या और जो दूसरे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं तो आप यहाँ रहते हुए अपने उस करियर को परसू कर सकें। तो ख़ुद आपने जब ये लंबी लंबी सीरीज़ की, कहाँ पर की? पंजाबी सीरीज़ मैंने पंजाब में ही की थी, और बड़ी अजीब सी बात है कि पंजाब में काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप कर चुकी है, कर्टसी पंजाबी सिनेमा। अब वहाँ पे टेक्नीशियंस भी हैं अवेलेबल, थिएटर की वजह से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं वहाँ पर, और पंजाबी सिनेमा के अपने स्टार्स ऑलरेडी बन चुके हैं। हिंदी सीरीज़ जो पलटन मैंने की थी वो बॉम्बे में की थी, मुंबई में। तो
डेफिनेटली मुंबई इज़ इंडस्ट्री, वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। आपको बंगला चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपको बिल्कुल अवेलेबल है। दिल्ली में एक फ़िल्म मैंने शूट की थी, कॉफ़ी हाउस। वाकई में यहाँ पे लोकेशंस की और बाकी चीज़ों की काफ़ी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि वो फ़िल्म कल्चर यहाँ पर नहीं है। परमिशंस और वो सारा लेना काफ़ी इसमें टेढ़ी खीर है, तो वो एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन बाद में भी यहाँ पे कई फ़िल्में शूट हो रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में शूट हुई हैं। जैसे नीम का पेड़ कहाँ कर रहे थे? वो हमने किया था सुल्तानपुर में। टोटली उसकी लोकेशन हमारी बिल्कुल जो एक्चुअल हैपनिंग जगह थी, अवध के हार्ट ऑफ अवध यू कैन से, तो वहाँ हमने किया सुल्तानपुर। और अगर कुछ लीडिंग एक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी जो क्रू है वो आप दिल्ली से ले गए या फिर दिल्ली से? हमारे जो टेक्निकल क्रू दिल्ली से जाता था और हमारे जो बाकी एक्टर हैं सपोर्टिंग कास्ट वो लखनऊ से थे और बेहतरीन आर्टिस्ट है। मतलब कि हमें देख के हैरानी होती है कि ऐसे शहरों में जहाँ पे थिएटर एक्टिव है वहाँ पे बहुत अच्छे कलाकार मिल जाते हैं। सिर्फ सवाल है उनको एक प्लेटफॉर्म देने की। इसी तरह लखनऊ के कलाकारों को नीम का पेड़ में अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेन तो खैर पंकज कपूर कर रहे थे बॉम्बे से, लेकिन बाकी सभी कास्ट हमारी लखनऊ से थी। इसी तरह जो पंजाबी सीरियल हमने किया यहाँ पे, सारी कास्ट पंजाब से थी, लोकल पटियाला से, चंडीगढ़ से, इधर से आसपास के एरिया से, और बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं। अच्छा, देखिएगा कि टेक्नोलॉजी में बहुत विकास होने से और वो ज़्यादा हैंडी हो जाने से पहले की तुलना में टेलीविज़न प्रोडक्शन पर एपिसोड या कहिए सीरीज़ में भी क्या फ़र्क आया है? मतलब वो ज़्यादा एक्सेसिबल है कि अगर आपको कोई पायलट भी बना के देना है या ख़ुद इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले जिस तरह के फॉर्मेट पर काम होता था, रिसोर्सेज कम थे, टैलेंट्स कम थे, आज आपके पास ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं? बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें। टेक्नोलॉजी क्योंकि हमने सीखी थी नेगेटिव पे, फिल्म नेगेटिव से हम वीडियो पर आए। वीडियो के भी फॉर्मेट्स चेंज करते गए, लो बैंड, हाई बैंड आया, फिर उसमें फिर बीटा कैम आया, फिर डिजी बीटा आया, फिर डिजिटल आया। फिल्मों में भी इसी तरह धीरे धीरे नेगेटिव आउट होके अब डिजिटल पे आ चुके हैं। तो जहाँ एक तरफ शूटिंग की सहूलियत हो गई है, उसी तरह एडिटिंग में भी एक रेवोल्यूशन आ गई है। अब फिल्म में घर बैठ के लैपटॉप पे मैं एडिट कर सकता हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो कि पहले आपको एडिटिंग रूम में ही जाना पड़ता था। अब फाइनल कंप्लीट करके जब हम करते हैं तब हम DI के लिए डिजिटल इंटरमीडिएट बनाते हैं या फिर 5.1 मिक्सिंग करते हैं फिल्म की, तब हम बाहर स्टूडियो में जाते हैं। अदरवाइज सारा काम आप बहुत हैंडी हो गया है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी आसान हुई है, लेकिन इंसान को जो सोचना है, जो कहानी को ट्रांसलेट करना विजुअल में, वो क्राफ्ट एंड ऑफ द डे बस उसी की वैल्यू है। टेक्नोलॉजी तो ये आपके गैजेट्स हैं या हथियार आप समझ लीजिए कि हल्के हो गए हैं, आसान हो गए हैं। तो जो जद्दोजहद पहले होती थी वो काफ़ी आसान हो गई है। कैमरे बड़े छोटे साइज़ के आ गए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। ड्रोन्स आ गए हैं। एक ज़माने में हेलीकॉप्टर हायर किए जाते थे और बहुत महंगा सौदा था। अब तो ड्रोन कितना, बहुत सस्ते ड्रोन आ गए हैं, उड़ाइए, ऊपर से एरियल शॉट लीजिए, तो थिंग्स आर वेरी इजी। बट स्टिल एंड ऑफ द डे आई वुड से कि इसमें जो विजन है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो गुरबीर जी, हम लोग करीब करीब बातों के आखिरी हिस्से में आ गए। अब बातें ख़त्म करें उससे पहले आपसे चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे इस बातचीत के बीच में और वो सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, तो अभी आप कह सकते हैं। तकरीबन इरफान जी आपने सभी कुछ हमने कवर किया, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है, मैं जैसे अभी कनाडा में था तो वहाँ पे हमारे बहुत सीनियर राइटर एक्टर कादर खान साहब का इंतकाल हुआ।
तो मैं गया वहाँ पे, उनके बेटे सरफराज से भी मेरी मुलाकात हुई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया वहाँ पर। तो वो मुझे देख के थोड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले कहानियाँ हम पढ़ते थे काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स की, डायरेक्टर्स की, कि कैसे अकेलेपन में वो गए, जब उनका अपने आप कहिए कि पीक पर थे तो उनके पीछे सारी इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन जब वो कहते हैं ना सूरज ढलता है, तो इस चीज़ को या तो मैं कहूँगा इंडस्ट्री वालों को या तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, जब तक आपका चिराग रोशन है, आप डिमांड में हैं, आपको लोग मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप कल को उस हालात में पहुंच जाते हैं जैसे अभी कादर खान साहब थे, तो उस वक्त मुझे, जब मैंने देखा सारा वहाँ पे, काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे। तो लेकिन वो एक सच्चाई है, रियलिटी है हमारी इंडस्ट्री की, और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार मैंने देखे हैं जिस अकेलेपन में इंडस्ट्री से गए हैं, तो ऐसा मैं समझता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अकेला तो कुछ नहीं चेंज कर सकता। हाँ, ये आपकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है कि ऐसा हो, क्योंकि एक इंडस्ट्री हमेशा क्लेम करते हैं कि हम जी एक फैमिली हैं, एक परिवार हैं, लेकिन परिवार में ऐसा तो नहीं होता। हालांकि ये मुझसे रिलेटेड सवाल नहीं था, लेकिन अगर आपसे ही रिलेटेड इस सवाल को बनाने की कोशिश करूं, तो कभी आपको ये नहीं लगता कि आपके साथ FTI में पढ़े हुए आपके साथी लोग, जिन्होंने अपनी अपनी तरह से शोहरत और संपन्नता के झंडे गाड़े, गुरबीर सिंह ग्रेवाल को लोग याद करेंगे कभी नीम का पेड़ के लिए, या फिर पूछेंगे भाई कौन जी, तो कभी आपको ये दिल नहीं करता कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे अमर हो जाया जाए, या फिर आप इसी तरह सेल्फ कंटेंट अल्पसंतोषी व्यक्ति हैं? देखिए, जब तक मैं कहता हूँ कि आपके अंदर एक डिज़ायर रहती है, तब तक आप काम कर सकते हैं। जिस दिन आपने सोचा कि मैंने सब कर लिया, वो तो फिर दी एंड हो गया ना। तो मुझे बैठना नहीं है, ये मेरी डिज़ायर है कि जब तक हूँ मैं काम करूँ, नए से नया काम करूँ, कुछ अच्छा करूँ। अब लोग याद रखेंगे या नहीं रखेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, या नीम का पेड़ को लेके कितने लोग आज वो करते हैं, क्योंकि चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, फिर वो किसी गर्द में जाके छुप जाती हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हर प्रोजेक्ट में कुछ नए दोस्त मिलते हैं। आज भी पंकज कपूर को मैं फ़ोन करता हूँ तो बॉम्बे जाता हूँ, मुलाकात होती है बहुत अच्छी तरह से। जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में, मैं नहीं कहूँगा, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मैंने किसी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हाँ एक मैं ज़रिया बना, तो वो लोग आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ गुड एनफ फॉर मी। और बाकी पब्लिक का तो देखिए, शोहरत की तो कोई सीमा नहीं है। कितनी शोहरत, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े गए, दुनिया चल रही है, चलती रहेगी। हाँ, अच्छा काम हमारे से कुछ हो जाए तो दैट इज़ बोनस, आई विल फील हैप्पी। बाकी मुझे ये कुछ नहीं कि जी लोग मुझे याद करें या ना करें, बट हाँ मैं अच्छा काम करूँ बस। बिल्कुल, और इसी तरह से ये सिलसिला बना रहे, आने वाले दिनों में और भी आपके ज़रिए हमें अच्छा काम देखने को मिले, यही कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरबीर सिंह ग्रेवाल, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे गुरबीर सिंह ग्रेवाल, जो कि एक जाने माने राइटर और डायरेक्टर हैं। प्रोग्राम गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हो आज के एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।